लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स का अगला चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा हो चुका है, हम लोग देखेंगे एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स है क्या? तो हम लोग देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरा नाभिक के बारे में, नाभिक का संरचना कैसा होता है, नाभिक का प्रॉपर्टी क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, वो सब हम लोग पढ़े थे उसमें। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, अध्ययन करेंगे परमाणु का संरचना क्या होता है, परमाणु की संरचना को जानने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा प्रयोग किया, उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल के आया, उसका क्या क्या ऐसा कुछ टर्म रह गया जो कि आगे चलकर दूसरे साइंटिस्ट ने उसका खोज किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो इसमें है परमाणु की संरचना को जानने के लिए सबसे पहले बहुत सा केमिस्ट्री में आप लोग बहुत सा थॉम्सन मॉडल पढ़े होंगे और बहुत छोटा छोटा प्रयास पहले किया गया, लेकिन मेनली जो है जहाँ से हमको मेनली फिजिक्स में पढ़ना है वो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक, परमाणु की संरचना को जानने के लिए। ठीक है, रदरफोर्ड और इसके साथ दो वैज्ञानिक और थे, इन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें उन्होंने क्या किया वो देखते हैं। तो ये अरेंजमेंट है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इस फिगर को आप लोग अच्छे से देखिएगा तो इस फिगर के बीच में आपको ये जो लगा हुआ है ये है गोल्ड फॉइल, सोने का पतला पत्थर। ठीक है, सोने का पतला पत्थर है। ठीक, गोल्ड फॉइल, फॉइल का मतलब क्या होता है, बहुत पतला, एक कागज से भी पतला होता है। ठीक है, तो बीच में क्या लिया है, गोल्ड फॉइल लिया, सोने का पतला पत्थर लिया। उस पे क्या किया गया, इधर से यूरेनियम या पोलोनियम, जिससे कि जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिससे कि अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है, उसको यहाँ पे ले लिया और उसको एक संकीर्ण माध्यम से यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा किरण निकलेगा। जैसे ही यहाँ पे आप यूरेनियम या पोलोनियम ये सब रखिएगा तो उससे क्या होगा, आपका अल्फा किरण का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि अल्फा या हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ के रूप में यूरेनियम या पोलोनियम को ले लिया गया। ठीक है, जहाँ से क्या होगा, अल्फा किरण का उत्सर्जन होगा। बीच में सोने का पतला पत्थर लगा दिया गया और उसके राइट साइड में एक पर्दा स्क्रीन लगाया गया जिस पर जिंक सल्फाइड जेडेंस का एक लेप लगा दिया गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले समझ लेते, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको भी अलग से बता दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे यूरेनियम से अल्फा किरण निकलेगा तो यूरेनियम से अल्फा किरण निकला, ये सोने के पतला पत्थर पे पड़ा। तो इसमें देखा गया कि 1000 में से आगे निष्कर्ष में बताया जाएगा, 1000 में से एक अल्फा पार्टिकल है जो रिटर्न होके वापस आ गया। कुछ किरण जो है आपको डिफ्लेक्ट होके, कुछ एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होके क्या हो गया, मुड़ गया और अधिकतर किरणें सीधे निकल गया। अधिकतर अल्फा किरण जो है इससे पास होके सीधे निकल गया। ठीक है, जो कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि परमाणु की संरचना प्राप्त करने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आपको नोट कर लेना अच्छे से। परमाणु की संरचना प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सोने के पतले पत्थर पर अल्फा किरण को आपतित करवाया। उसके दाहिने ओर एक स्क्रीन लगाया और एक संकीर्ण छेद से, यहाँ पे देखिए एक संकीर्ण छेद से अल्फा किरणों को पतले पत्थर पर आपतित कराया। ठीक है, कराकर उसका अध्ययन किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। यानी रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किस लिए किया गया, तो परमाणु की संरचना प्राप्त करने के लिए। इसमें क्या था, तो एक यूरेनियम या पोलोनियम जहां से अल्फा किरण निकलता है उसको लिया गया, उससे आपको सोने के पतले पत्थर पर आपतित करवाया गया, वहां उसके दाहिने ओर एक पर्दा लगाया गया, उस पर जेडेंस का एक लेप लगा दिया गया, जिससे आपको पता चले कि जो रे वहां से आ रहा है कहाँ कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, उसका ये अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, किस तरह से किया गया। अब इस प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष क्या निकला वो देखेंगे। आपको निष्कर्ष पूछता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पूछेगा, उसके बाद निष्कर्ष पूछेगा, निष्कर्ष के बाद इसका ड्रॉबैक पूछेगा कि मतलब क्या डिफेक्ट रह गया था, उसके बाद पूछेगा कि अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल दिया था वो क्या है वो बताएं। तो हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं यहाँ पर। निष्कर्ष, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो निष्कर्ष है उसमें पहला निष्कर्ष निकला, जो कि यहाँ पे फिगर से हम आपको दिखा रहे हैं। मान लेते हैं एटम का, परमाणु का एक फिगर है,
ठीक है, जिसके अंदर में नाभिक होता है, सबसे अंदर में नाभिक होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो भी अल्फा किरण यहाँ पे आपतित हो रहा था, जो भी अल्फा किरण आपतित हो रहा था उसमें से लगभग 1000 में से एक किरण देखिए अपने पथ पर वापस आ गया, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। आप लोग को पता होगा अल्फा किरण क्या है, पॉजिटिव है। अब ये किससे टकराने के बाद वापस आ सकता है, पॉजिटिव से ही वापस आ सकता है, यानी ये पॉजिटिव से टकराने के बाद क्या होगा, वापस आएगा। अगर इस यहाँ पे जो भी है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वहां से सीधा ऐसे टकरा के क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो पॉजिटिव से टकरा कर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कहता है 1000 में से कोई एक कण जो है यहाँ से टकरा के क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो वही लिखा हुआ है लगभग 1000 अल्फा कण में से एक कण अपने पथ पर वापस आ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र के एक छोटे से भाग में धन आवेश स्थित है, जिसे उसने बाद में नाभिक का नाम दिया। तो लगभग 1000 कण में से एक कण वापस आ जाता है, जो कि बहुत छोटा सा जगह रहेगा तभी एक कण वापस आएगा, नहीं तो ज्यादा जगह होने पे ज्यादा कण वापस आ सकता था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र के एक छोटे से भाग में एक धन आवेश पाया जाता है, जिसे उसने बाद में क्या नाम दिया, अल्फा, जिसे उसने नाम दिया नाभिक। ठीक है, बाकी निष्कर्ष को आगे देखते हैं। तो हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे। तो दूसरा निष्कर्ष में कहता है कि अधिकांश अल्फा किरण जो है पतले पत्थर को सीधे पार कर जाता है। पतले पत्थर को पार करने का मतलब है कि बीच में कोई रुकावट नहीं है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि यह निष्कर्ष निकलता है कि जो परमाणु का अधिकतर भाग है पूरा का पूरा का क्या है, खाली है। तो वही लिखा हुआ है अधिकांश अल्फा किरण पत्थर को पार कर जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो क्या है, खाली है, वैकेंट है, उसमें कुछ नहीं है, तो सीधे पार कर जाता है। अब तीसरा निष्कर्ष देखते हैं। कहता है कुछ किरणें कुछ कोण के साथ विचलित हो जाता है। अभी हम लोग देखे थे पीछे फिगर जो बना हुआ था उसमें देखे थे कि कुछ किरण जो है कुछ कोण के साथ क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। हम लोग कहते हैं इस कह सकते हैं कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्फा किरण पर नाभिक के द्वारा क्या लगता है, बल लगता है। मान लीजिए इस तरह से कोई आ रहा है, ये नाभिक है आपका, इस तरह से आ रहा है, तो अगर कुछ बल नहीं लगे तो सीधे निकल जाता, लेकिन जो पास से जाएगा बल लगने के कारण किस तरह से, इस तरह से मुड़ जाएगा। यहाँ से ऐसे सीधे गया, बल लगने के कारण क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। तो यही कहता है कि कुछ किरणें कुछ कोण के साथ विचलित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्फा किरण पर नाभिक के द्वारा बल लगता है। अभी नाभिक के द्वारा बल जो लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब दो प्लस प्लस है, दोनों पे क्या लगेगा, रिपल्सन, विकर्षण का फोर्स लगेगा, विकर्षण का बल लगेगा, जो कि कितना होगा, k q1 q2 बटा r स्क्वायर होगा। F बराबर क्या होगा, k q1 q2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे q1 क्या लिख दिए, q1 लिख दिए हैं हम लोग अल्फा कण का क्या लिख दिए, आवेश। अल्फा किरण का आवेश हम लोग अल्फा कण का आवेश पिछले न्यूक्लियर फिजिक्स में देख चुके हैं, कितना होता है, 2e होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसका नाभिक है, ये हीलियम का नाभिक है। हीलियम नाभिक का आवेश कितना होता है, कोई भी नाभिक का जो आवेश है क्या लिखाता है, Ze लिखाता है। नाभिक का आवेश कितना लिखाता है, Z × E, जहाँ पे Z इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होता है, और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, तो 2e हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं अल्फा कण का चार्ज कितना होगा, 2e, और यहाँ पर ये नाभिक का आवेश कितना होगा, Z × E होगा, वही q1 हो गया, q2 हो गया। तो फोर्स कितना लगेगा, k q1 q2 बटा r स्क्वायर। अब देखिए पास से गुजरेगा मतलब r कम होगा, और r कम होने पे क्या हो जाएगा, ज्यादा, फोर्स ज्यादा लगेगा। अब फोर्स ज्यादा लगने के कारण यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जो विचलन का कोण होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कुल निष्कर्ष हम लोग कितना कितना देखें। पहला निष्कर्ष देखें कि जो एक लगभग 1000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण अपने पथ पर वापस आ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र के एक छोटे से भाग में क्या है, धन आवेश है। ठीक है, जिससे वो टकराकर वापस आ जाता है। ठीक है, जिसको आगे चल के रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, नाभिक। नाभिक का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि अधिकतर किरण 1000 में से एक वापस आता है, बाकी जो बचा उसमें लगभग उसका 99% जो है पार कर जाता है, सीधे पार कर जाता है। इसका मतलब क्या है, परमाणु का अधिकतर भाग, अधिकांश भाग क्या है, वैकेंट है, खाली है। और तीसरा जो कह रहा है कि जो पास से गुजरता है वो कुछ कोण के साथ विचलित हो जाता है। कुछ कोण के साथ विचलित होने का मतलब क्या है, उस पर नाभिक के द्वारा फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितना लगता है, F = k q1 q2 बटा r स्क्वायर। r कम होने पे F ज्यादा होगा, और F ज्यादा होने पे थीटा भी क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है,
जहाँ Q1 Q2 क्या था, तो ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसका जो निष्कर्ष था। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब इसी में आता है कि रदरफोर्ड ने अपना जो प्रयोग किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया, उसके आधार पर परमाणु का मॉडल कैसा तैयार किया, मतलब परमाणु कैसा है, वो किसने क्या क्या बताया। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग लिखेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को उन्होंने निम्नलिखित प्रकार व्यक्त किया। तो पहला पॉइंट क्या बताया कि परमाणु का कुल द्रव्यमान और कुल धन आवेश केंद्र के एक छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया, नाभिक का परिभाषा बताया। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में देख भी चुके हैं नाभिक क्या होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का लगभग कंपेरेटिवली मास जो होता है, द्रव्यमान क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मास है परमाणु का, एटम का, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस में होता है। वही उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश क्या होता है, केंद्र के एक छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक। ठीक है, तो पहला पॉइंट परमाणु मॉडल का। दूसरा कहता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक में हो गया, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन हो गया धनावेश तो इन्हीं नाभिक में हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो बचा नाभिक के चारों ओर क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, तो घूमने के लिए एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, सॉरी, घूमने के लिए अगर मान लीजिए आपको 11th में आपको पढ़ाया गया है मैकेनिक्स में, सर्कुलर मोशन में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर आपको क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको क्या कर सकता है, बाहर ढकेल सकता है। ठीक है, बाहर की ओर उस पर फोर्स लगेगा, ठीक, जो कि F से लगेगा। अब ये घूमेगा तो बाहर की ओर फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर फेंका जाना चाहिए, लेकिन बाहर ऐसा तो होता नहीं है। तो वही कहता है इसमें कि वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, ठीक है, जो कि उसको केंद्र की ओर लगे ताकि वो बाहर नहीं जा पाए, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल प्रदान करता है। ठीक, मतलब इस पे ये जो घूमते रहने के लिए अंदर की ओर फोर्स चाहिए, वो फोर्स किसके द्वारा मिलता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो अंदर की ओर बल लगेगा। और चूंकि ये बाहर फेंका ना पाए, इसमें दोनों बल क्या हो जाएगा, इक्वल, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, घूमते रहता है। ठीक, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या क्या था। पहला पॉइंट बोला कि इसमें जो परमाणु का कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश है, परमाणु के एक छोटे से केंद्र के छोटे से भाग में होता है, इसे नाभिक कहा जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाता है वृत्तीय कक्षाओं में। और तीसरा, घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला बल से। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे रदरफोर्ड का डिफेक्ट क्या रह गया था, इसका दोष क्या रह गया था, ड्रॉबैक क्या रह गया था, इसमें क्या कमी रह गया था, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के कमी देखेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष या कमी। रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें कुछ कमी रह गया था, कुछ ड्रॉबैक है इसका, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें मेनली जो है दो कमी रह गया था, दो दोष बोल सकते हैं आप लोग, दो डिफेक्ट बोल सकते हैं। तो पहला तो है आपको परमाणु का अस्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम उनके अनुसार एटम स्टेबल कैसे हो सकता है। और एक है लाइन स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो उस रदरफोर्ड परमाणु मॉडल दिए थे उसके अनुसार नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं, पहला जो कमी रह गया था वो क्या था। तो पहला जो कमी परमाणु का अस्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम है। इसमें क्या था कि हम लोग देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, तो घूमते रहता है तो उस पर क्या लगता है, नाभिक के द्वारा उस पर बल लगता है। ठीक है, बल लगेगा तो त्वरण होगा, बल कहाँ, जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा फोर्स तो नहीं होगा, यानी नाभिक के द्वारा उस पर फोर्स लगता है, तो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लगता है, त्वरण लगता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया गया जब कोई भी चार्ज अस्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, तो क्या उत्पन्न करता है, क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, और जब एक समान गति से कांस्टेंट, हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन 0, मतलब एक समान गति से अब जब वो गति करता है तो वहाँ पे दो चीज़ जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। जब अस्थिर रहेगा तो आप सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र, और जब गति में रहेगा, एक समान गति से गति करेगा हो, तो वहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ आपको
चुंबकीय क्षेत्र भी, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों जनरेट होता है। और वहीं पे बताए थे आपको कि जब कोई चार्ज आपको क्या करे, एक्सेलरेशन में रहे, मतलब उस पर त्वरित गति से गति करे, उस पर त्वरण लगता रहेगा, तो मतलब त्वरण अगर लग रहा हो, उसका वेग घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तो वो क्या करता है, जनरेट करता है, वहाँ से विकिरण रेडिएशन जनरेट करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर घूम रहा है तो उस पर यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन लगने के कारण इस पर क्या उत्पन्न होगा, विकिरण रेडिएशन उत्पन्न होगा, और विकिरण उत्पन्न होने से इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। तो घटने के कारण एनर्जी अगर घटेगा तो धीरे धीरे एनर्जी घटने के कारण काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण ये कहाँ पे आ जाएगा, आपका न्यूक्लियस में आके गिर सकता है, ठीक है, मतलब परमाणु का स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो आप लोग कह सकते हैं कि रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल दिया था पूरा तरह से नहीं सही है, क्योंकि अगर सही होता तो ये विकिरण जो निकलता है उसका कुछ तो इसको उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिससे उस पर नाभिक के द्वारा हमेशा एक त्वरण लगता रहता है, ठीक है, त्वरण लगता रहता है, जिससे विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा लगातार ह्रास होता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर गिर सकता है, एनर्जी कमेगा, काइनेटिक एनर्जी कमेगा, तो इसमें आ सकता है, ठीक है, जिससे परमाणु का स्थायित्व भी खत्म हो जाए। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में चला है तो परमाणु वहाँ पे रहेगा कहाँ से। हम लोग कह सकते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु का मॉडल के अनुसार परमाणु का स्टेबिलिटी संभव नहीं है। अब सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड में कहता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है तो वहाँ से विकिरण निकलता है। विकिरण का मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है, तो वो हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रम होता है जो रेखीय होता है, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब एक कंटिन्यूस होता है, लगातार निकल रहा है। ये तो हुआ कंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है लाइट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि एटम से जो रेडिएशन होता है, निकलता है, वो जो होता है लाइन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब डिसकंटिन्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया है, इसमें कहते हैं रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है, मतलब सब जगह, ऐसा ना कि एक निश्चित दूरी पे लगाते रहता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है, कितना भी त्रिज्या पर, जो कि संभव त्रिज्या है उस पर चक्कर लगाते रहता है। तो मतलब हर एक टाइप का, हर एक प्रकार का आवृत्ति यहाँ से उत्पन्न हो सकता है, हर एक टाइप का यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो सकता है, मतलब हर एक टाइप का स्पेक्ट्रम आपको मिल सकता है। यही हुआ रदरफोर्ड के अनुसार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा प्रयोग में देखा गया कि सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, जिससे सभी कक्षाओं में संभव आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। अतः परमाणु द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम समतंत्र होना चाहिए, लेकिन प्रयोग से यह पाया गया है कि यह निश्चित आवृत्ति का स्पेक्ट्रम होता है, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल था उसका दो डिफेक्ट है मेनली। पहला तो है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु का स्थायित्व, और दूसरा है स्पेक्ट्रम लाइन की व्याख्या ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम लोग अब आज देखे हैं एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है, मतलब एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मेनली परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग बहुत सारा परमाणु का संरचना देने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें सबसे मेनली जो है वो रदरफोर्ड से शुरू होता है। फिजिक्स में केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ जो है मेनली हम लोग कहाँ से पढ़ना, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का हम लोग क्या पढ़ें, अल्फा ब्रैकेनन प्रयोग पढ़ें, फिर उसका निष्कर्ष पढ़ें। निष्कर्ष के बाद हम लोग पढ़ें, उसके बाद निष्कर्ष के बाद हम लोग पढ़े रदरफोर्ड के दोष या कमी क्या है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कन्फ्यूजन हो, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक